तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज केमिस्ट्री का लेक्चर 7वां है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर पहला पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, आज लेक्चर 7वां है। ठीक है, लेक्चर 7वां में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कौन सा टॉपिक है? तो वह है केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग का। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना। बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और अभी तक जो लेक्चर छठे नहीं देखे हैं, चाहे लेक्चर 1 से लेकर छठवें तक नहीं देखे हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चल जाइए, उसको ज़रूर से देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि चैनल पर नए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सी विधि होता है, किस प्रकार उसको संतुलित करते हैं। तो चलिए देखिए, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है, इसको ध्यान से आप पढ़िए तो कैलकुलेशन निकलेगा। आपको क्या दिया है कि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद में समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करना रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहलाता है। कह रहा है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसमें अभिकारक और उत्पाद में जो समान तत्व होंगे, उन समान तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या है उसको अगर बराबर आप कर दें तो समझिए वही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। सिंपल। ठीक है, देखिए एक बात यहाँ पे लिखा है कि तत्व समान होते हैं लेकिन यौगिक अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद देखिए, जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में क्या होता है कि जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जो यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, वो अलग अलग होते हैं। अब इन दोनों कहने का मतलब क्या है, मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए मैं एक रिएक्शन लेके आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे होता है। तो देखिए एक रिएक्शन है NaCl प्लस AgNO3, मतलब NaCl और AgNO3 अभिक्रिया करके बनाते हैं NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण करना मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, रासायनिक समीकरण करना मैं आप लोगों को अगले क्लास में बता दूंगा। ये मैं बता रहा हूँ कि रासायनिक समीकरण अगर हो गया है तो उसको संतुलित कैसे करें, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि रासायनिक समीकरण बता, नहीं नहीं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे एक अभिक्रिया हो रही है कि NaCl AgNO3 के साथ अभिक्रिया करके NaNO3 और AgCl बना रहा है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं तत्व वो समान होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, तत्व समान होते हैं लेकिन कंपाउंड अलग अलग होते हैं। चेक कर लेते हैं, एलिमेंट्स तत्व। देखिए यहाँ पे Na है, Na, इसमें भी आपके एलिमेंट्स Na दिया है। ठीक है, यहाँ पे Cl क्लोरीन है, Cl, इसमें भी आपको Cl दे रखा है। ठीक है, Ag 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 Ag, नाइट्रोजन नाइट्रोजन N N, O3 O3, मतलब ऑक्सीजन जितना इधर है ऑक्सीजन इधर है, मतलब ऑक्सीजन इधर है तो ऑक्सीजन इधर भी है। ठीक है, सोडियम इधर है तो सोडियम इधर भी है। ठीक है, क्लोरीन इधर है तो क्लोरीन इधर भी है। तो एक चीज़ देख पा रहे हैं आप, एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, देखिए एलिमेंट्स सेम है। एलिमेंट्स क्या है, सेम। मैं क्या बताऊँ कि उसमें एलिमेंट्स सेम होते हैं लेकिन कंपाउंड सेम नहीं होते। तो एलिमेंट्स तो आप देख लीजिए, N इसमें भी, N इसमें भी, Cl इसमें भी, Cl इसमें भी, Ag इसमें, Ag N इसमें भी, N इसमें भी, O इसमें भी, O इसमें, मतलब कि एलिमेंट्स तत्व क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तत्व इसमें भी उसमें भी होंगे। लेकिन कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड यौगिक, यौगिक के बारे में बात करें तो ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसमें दिया है NaCl, क्या दिया है, NaCl। ठीक है, इसमें NaCl दिया है, देखिए NaCl दिया है ना, NaCl का होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, सोडियम
क्लोराइड। तो देखिए इसमें जो कंपाउंड यौगिक है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, तो इसमें आपका है NaNO3, मतलब कि सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। क्या है इसमें, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, क्लियर। और इसमें देखिए दिया है आपका AgNO3, मतलब सिल्वर हाइड्रेट, अरे सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और इसमें क्या दे दिया है, तो इसमें दे दिया है AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ध्यान समझेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें जो कंपाउंड है, तो इसमें कंपाउंड सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें कंपाउंड सोडियम नाइट्रेट बन गया। इसमें कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट है, तो उसमें आपका सिल्वर क्लोराइड बन गया। तो वही चीज़ कह रहा है कि जब रासायनिक विक्रिया होती है तो इसमें जो तत्व है वो तो समान हो सकते हैं। तत्व क्या होंगे, जैसे सोडियम सोडियम, क्लोरीन क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड क्लोरीन, और यहाँ पे सिल्वर सिल्वर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो एलिमेंट्स जो यहाँ पे क्या है वो सेम है, लेकिन कंपाउंड यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं। तो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब क्या होता है रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक, तो इधर जो प्रोडक्ट लिए है ना इसे बोलते हैं अभिकारक। ये क्या होते हैं, अभिकारक। आइए अभिक्रिया करके जो बनाते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो कह रहा है कि किसी भी अभिकारक एवं उत्पाद में समान तत्व, जो समान तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, इन समान तत्वों के परमाणु, इन समान तत्वों के परमाणु की संख्या, इनकी परमाणु की संख्या अगर हम क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहलाता है। अब किसी भी तत्व का हम परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं उसको जानते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, उसको देख लीजिए। एक चीज़ यहाँ पे लिखा है कि दो अलग अलग यौगिक आपस में रिएक्शन करके या मिल के नए कंपाउंड यौगिक का निर्माण करती हैं, ठीक है। कह रहा है कि दो अलग अलग यौगिक जो है आपस में मिलकर नए कंपाउंड यौगिक का निर्माण करती हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे थे कि जो NaCl AgNO3 है, यह अलग अलग आपके क्या है, यौगिक है, कंपाउंड है। अब ये रिएक्शन करके समान यौगिक थोड़ी बनाया है, पता चला है कि NaNO3 और AgCl अलग अलग यौगिक बनाया है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों आपस में मिलकर अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाया है। तो वही चीज़ लिखा है कि दो अलग अलग यौगिक जो हैं आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो अलग अलग यौगिक मिलकर दो अलग अलग नए यौगिक का निर्माण करें, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन को, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, रासायनिक अभिक्रिया को अगर आप प्रदर्शित करते हैं तो वही आपका केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, मतलब कि रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो रासायनिक समीकरण भी आपको समझ में आ गया, रासायनिक अभिक्रिया भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ, यहाँ पे लिखा है इक्वेशन बैलेंसिंग, मतलब कि समीकरण संतुलित करना। समीकरण संतुलित करने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए यौगिकों की संख्या को चेंज करेंगे। कह रहा है कि जो तत्व होते हैं उन तत्वों की जो परमाणु की संख्या होती है उसको बराबर करते हैं, तभी तो रासायनिक समीकरण संतुलित होता है। तो परमाणु की संख्या को हम बराबर करने के लिए जो यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, उनकी संख्या में चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे 3 बनाने के लिए भी आए तो उसको ऑक्सीजन को 3 करना पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 1 है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। मतलब उसके हम यौगिक की संख्या को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसलिए चेंज करते हैं कि जो आप वो कंपाउंड है वो दोनों क्या इक्वल हो सके, ठीक है, मतलब रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित हो सके। जैसे यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ लिया हूँ, इसमें NaCl मिला दिया हूँ, NaCl इसमें आगे से भरा हुआ है और इसमें AgNO3 में मिला देता हूँ। तो इसके बाद वो क्या दोनों घुलकर किसका निर्माण करेंगे, NaNO3 और AgCl का निर्माण करेंगे, मतलब कि सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रही हैं यहाँ पे, तो यही तो आपका केमिकल रिएक्शन है। मतलब NaCl और AgNO3 आपस में क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कर रही हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया करके एक प्रोडक्ट बना रही हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो चलिए एक रिएक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि CaOH ट्वाइस प्लस HCl
मिल के बना रहा है आपका CaCl2 और H2O, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड और पानी बना रहा है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ HCl अभिक्रिया करके। तो देखिए सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, अच्छा रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके तत्वों के परमाणु संख्या को बराबर करते हैं। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व के हम लोग परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं, उसको जानना जरूरी है। तो परमाणु संख्या निकाल ही नहीं पाएंगे तो कैसे जान पाएंगे कि इसको इक्वल कैसे कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग किसी भी रासायनिक जो एलिमेंट्स हैं उसका हम लोग कैसे उनका परमाणु संख्या निकालते हैं, एटम ऑफ नंबर निकालते हैं, उसको देखते हैं। चलिए कोई हमें एक ले लेते हैं यौगिक, जैसे HNO3 मैंने ले लिया HNO3। और मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें परमाणु की संख्या कितनी है HNO3 में, तो ध्यान से आप लोग, बहुत बेसिक से मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान समझिएगा। HNO3 इसको मैं क्या लिखूंगा, HNO3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे एक जो है छिपा हुआ है। मतलब ऑक्सीजन कितना है 3, तो नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ नहीं आगे है तो आगे एक यहाँ पे रहता है, यह बात एकदम ध्यान में रखिएगा। अब किसी भी संख्या का हम परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं, तो अब इसका गुणा किस में करेंगे, इसमें, इसका निकालना होगा तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका निकालना होगा तो इसका गुणा इसमें करेंगे। जैसे मैं बात कर लूँ यहाँ पे कि मैं कहूँगा कि हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन को गुणा करने के लिए इस एक का गुणा इस एक में करेंगे, मतलब 1 गुणे 1, तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन 1 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, आगे वाला में, तो 1 गुणे 1, नाइट्रोजन भी कितना है, तो 1 है। इसी प्रकार ऑक्सीजन कितना है, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, ऑक्सीजन कितना है 3। तो यहाँ पे तत्वों के परमाणु संख्या निकल गया। हाइड्रोजन कितने परमाणु, 1, नाइट्रोजन कितने परमाणु, 1, ऑक्सीजन कितने परमाणु में, 3 है। इस प्रकार निकाला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूँ यहाँ पे कि 4HNO3, अब 4HNO3 में ये क्या है, तो HNO3 के कितने अणु हैं, 4 अणु हैं। मतलब इस HNO3 के कितने अणु हैं, तो 4 अणु हैं। क्या है, 4 अणु हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स। अणु क्या कहलाते हैं, तो परमाणु का समूह। एक लाइन में अगर मैं बात करूं तो परमाणु का समूह ही क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। क्योंकि इन सभी का परमाणु को निकाल दूं तो परमाणु का पूरा समूह है, परमाणु का समूह ये पूरा क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, ठीक है। तो अगर इनका मैं परमाणु की संख्या की बात करूं तो ये कैसे निकलेगा, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग एक एक पॉइंट, तभी आपको क्लियर होगा परमाणु संख्या याद करना। जैसे दे रखा है यहाँ पे 4HNO3, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी, 1, नाइट्रोजन कितना, 1, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन कितना है, तो इस 1 मल्टीप्लाई इस आगे वाला 4 में होगा। अगर यही 4 कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे 1 छिपा रहता है, जैसे आगे था मैं बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे 4 है, तभी 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 4। ये नहीं कि इस तरह दे दिया है तो आपसे कहे कि हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन 1 है, नहीं, यहाँ पे 4 लगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब हाइड्रोजन की संख्या निकल पाएगी, ठीक है, परमाणु की संख्या है। तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4। इसी तरह अगर नाइट्रोजन निकालना होगा तो इस 1 का मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, तो 4 है। इसी तरह कोई पूछेगा कि ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 3 नहीं है, ऑक्सीजन का इस में गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन कितना है, तो 3 गुणे 4, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 12 है। इस यौगिक में ऑक्सीजन 12 है, नाइट्रोजन 4 है और हाइड्रोजन 4 है, ऐसे है। तो इस प्रकार हम किसी भी तत्वों का हम परमाणु संख्या निकालते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्लियर हो गया होगा परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए, कंसेप्ट करने के लिए, मतलब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। चलिए मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके सारी चीज़ें। जैसे यहाँ मैं दे देता हूँ CuNO3 ट्वाइस, ठीक है। अगर मैं कह दूं, अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। अगर इसमें मैं बात करूं परमाणु संख्या ज्ञात करना है तो देखिए हो जाएगा बहुत डिफिकल्ट। आप कैसे, ध्यान समझिएगा। तो अगर मैं कहूं कि Cu का पर इनके परमाणु संख्या कितनी है, तो यहाँ पे एक छिपा होता है, यहाँ पे एक छिपा होता है और यहाँ पे एक है,
तो ए की मल्टीप्लाई इस एक में करेंगे तो कॉपर का संख्या कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एन की बात करूँगा, एन की, तो अब एन की क्या हो जाएगा, तो एन यहाँ पे छिपा होता है एक, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा, अब इसमें होगा, मतलब एन का गुणा किस में हो जाएगा, एन का एक है तो इसमें कितना गुणा होगा, इस दो का, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, दो। ठीक है, मतलब कैसे निकालते हैं इसको ध्यान समझिए, इतना समझ में आया। देखिए कैसे करते हैं, देखिए अगर एन का निकालना होगा तो इस एक का गुणा हम दो में करेंगे, इस एक का गुणा हम दो में करेंगे, फिर एक का गुणा दो में करने के बाद तब जाके इस आगे वाले एक में गुणा करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा दो एकम दो, दो को गुणा एक में करेंगे तो आज दो ही आएगा, तो नाइट्रोजन दो आ गया। इस प्रकार पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, एक पॉइंट आपको दिक्कत नहीं होगा इस तरह पढ़ेंगे तो। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तीन का गुणा हम पहले दो में करेंगे, इसके बाद तब जाके इस पूरे वाले एक में करेंगे, तो तीन दूनी के छः, छः कम छः, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी आएगी, छः आ गई, नाइट्रोजन की दो आ गई और कॉपर की एक आ गई। ठीक है, इस प्रकार ये नहीं कि इस कॉपर का एक का गुणा दो में कर दे, नहीं, ये कोष्टक के अंदर है तो इनकी जितनी भी क्रियाएं होंगी पहले इसमें गुणा होगा तब जाके इसमें होगा, ये कोष्टक से बाहर है तो इनकी डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब क्लियर होनी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हाँ ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, इस प्रकार हम सारी चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लूँगा ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इसके बाद आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 5Cu NO3 और 2, अगर इस तरह लिख दूँगा, कहूँ चलिए बताओ कॉपर का कितना संख्या है, तो यहाँ पर के आगे एक छिपा होता है तो एक गुणा 20 5 में होगा क्योंकि ये कोष्टक से बाहर है, तो हो जाएगा एक गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन का बात करूँ तो नाइट्रोजन के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए यहाँ पे एक छिपा होता है, तो पहले एक का गुणा इस दो में करेंगे, एक का गुणा इस दो में करेंगे, तब जाके इस टोटल का गुणा 5 में करेंगे इस तरह, तो हो जाएगा दो एकम दो और दो पाँच 10, नाइट्रोजन की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार इसी प्रकार अगर ऑक्सीजन निकालना हो तो ऑक्सीजन इन तीन का गुणा पहले हम किस में करेंगे, इस दो में करेंगे, तब जाके टोटल गुणा इस 5 में करेंगे, तो तीन दूनी के 6 पाँचे 30, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ जाएगी, 30। इस प्रकार हम कर पाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इस प्रकार सारी चीज़ें होती हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया था उसको पहले हम लोग संतुलित करके देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये मैंने अभिक्रिया लिया था, इसको हमको संतुलित करना है, जैसे CaOS ट्वाइस प्लस HCl के साथ मिलके CaCl2 और H2 बना रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से चीज़ों को समझते चलिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे करना हमको क्या है कि कैल्शियम देखिए यहाँ पे कितना है, एक, और इसमें भी कितना है, एक, तो ये तो क्लियर है, तो बराबर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है, एक, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, तो यहाँ पे क्लोरीन है आपका दो, तो यहाँ पे क्लोरीन एक है और यहाँ पे क्लोरीन दो है, तो इसको भी हमको दो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन दो लाने के लिए हम क्या दो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये भी क्लोरीन दो हो गया, इसमें भी क्लोरीन दो हो गया, कैल्शियम इसमें भी उतना है, इसमें भी इतना है, एक, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, क्लोरीन भी दो इसमें हो गया, दो इसमें हो गया। इसके बाद हम बात करें हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, दो, और इसमें भी हाइड्रोजन कितना हो गया, दो। ठीक है, और इसमें भी हाइड्रोजन कितना है, दो, तो हाइड्रोजन भी तो क्लियर ही है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी इसमें कितना है, एक, और ऑक्सीजन भी इसमें कितना है, एक, तो यह पूर्ण रूप से क्या हो गया, इक्वल हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए पूर्ण रूप से इक्वल कहाँ होगा, अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, एक, और यहाँ पे ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन कितना यहाँ पे दो है, सॉरी ऑक्सीजन अभी इसमें गुणा होगा ना, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे दो, और ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है, तो इसको दो बनाने के लिए हम क्या दो को मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक है,
अब जाके सारी चीज़ें बराबर हो गई। कैसे देख लीजिए आप लोग, मैं एक खोल खोल के पॉइंट पॉइंट दिखा देता हूँ। CA और CA, मतलब CA इसमें भी कितना है, 1 है, और इसमें भी कितना 1 है, तो ये तो सेटिस्फाइड हो गया। इसी तरह यहाँ ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, और इसमें भी ऑक्सीजन कितना है, 2, मतलब ऑक्सीजन इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन की बात करूँ, ठीक है, तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, और ये भी हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, तो मतलब कि 2 2 4, मतलब टोटल इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और इधर भी हाइड्रोजन 2 दूनी के 4, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है, मतलब हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। इसके बाद बात करूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन इधर कितना है, 2, तो उधर भी तो क्लोरीन आपका 2 ही है, इधर भी क्लोरीन आपका कितना होगा, 2 हो गया। तो अब कुछ है, और तो कुछ नहीं है, सारे एलिमेंट्स तो आपको जो हैं तत्व आपको बराबर ही दिखाई, उनके परमाणु की संख्या सभी तो बराबर ही दिखाई दे रहा है। अब जाके पूरा क्या हो गया, आपका संतुलित हो गया। तो इस प्रकार जो हमें कंपाउंड दिए होते हैं, यौगिक दिए होते हैं, उनके एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं, उनके परमाणु की संख्या को हम बराबर करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं सब कुछ बराबर है, इसलिए जाके क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसमें 1% दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे एक मैं बता देता हूँ आप लोगों को, सिंपल, एकदम सिंपल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कह दूँ CA OH OH, OH का मतलब कि OH 2 है, ठीक है। यह HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो CaCl2, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से एक एक पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे में ये क्या है, CA किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्लोरीन के। CA किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्लोरीन के। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, CaCl, लेकिन यहाँ पे Cl2 दिया है, Cl2 दिया है, और यहाँ पे एक लिख देता हूँ, पानी भी तो होगा, 2H2O, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, Ca के साथ अभिक्रिया करा है Cl, तो होना क्या चाहिए, CaCl2, CaCl होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे Cl2 दिया है, तो यहाँ पे हम एक क्लोरीन और बढ़ा देंगे, मतलब HCl का गुणा और कर देंगे, तो यहाँ पे Cl मिलके कितना हो गया, Cl2 हो गया। अब यह इसके साथ अभिक्रिया कर रही है, तो CaCl2 बना रहा है, बिल्कुल क्लियर। और यहाँ पे 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2H2O, OH मिलके क्या बनाता है, H2O बनाता है। OH मिलके क्या बनाता है, H2O बनाता है, और यह 2 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो हो जाएगा 2H2O। इस प्रकार यहाँ पे जो यह बैलेंसिंग है पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो समीकरण है वो क्या होगा, संतुलित हो गया, जितना इसमें उसमें भी इतना है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए कितनी विधि होती हैं, ठीक है। बहुत सारी विधि नहीं होती हैं, 4 विधि इंपॉर्टेंट्स होती हैं, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला कौन सा विधि है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक समीकरण को, ठीक है। रासायनिक नोट अच्छे तरीके से बनाते रहिए, नोट जितना बेहतर बनाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ, तो देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधियाँ कौन कौन सी है, तो चलिए हमारे साथ नोट कीजिए। पहला आपका है अनुमान विधि। पहला क्या है, अनुमान विधि, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सब लोग जानते हैं, हाई स्कूल में उनका प्रयोग है, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। और दूसरा कौन सा विधि होता है, तो दूसरा होता है आंशिक समीकरण विधि। आंशिक समीकरण विधि होता है, ठीक है।
इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इस इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। ठीक है, आंशिक समीकरण विधि को पार्शियल इक्वेशन मेथड बोलते हैं। इसके बाद तीसरी कौन सी विधि आती है? तो आक्सीकरण संख्या विधि। क्या आती है? आक्सीकरण संख्या विधि आता है। अब आक्सीकरण संख्या विधि क्या होता है? तो ये होता है ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते हैं उसका, कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा लास्ट जो विधि है उसको नोट कीजिए, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि इसको बोलते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इस इंग्लिश में कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो यह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह 4 विधि हैं जिनसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, और मैं बता देता हूं कि जो ये तीसरी और चौथी विधि है, आक्सीकरण संख्या विधि और आयन इलेक्ट्रॉन विधि, यह दोनों विधि हम लोग सीखेंगे किस में? चैप्टर 8वें में। चैप्टर 8वां है आपका रेडॉक्स, उसमें हम लोग सीखेंगे इन विधि का यूज। ठीक है, और यह दोनों विधि का यूज हम इसमें देखने वाले हैं, अनुमान विधि और आंशिक समीकरण विधि। ठीक है, इसमें भी बहुत मेथड है। इसमें ये चीज़ है कि जो अनुमान विधि होता है ना, ये बहुत ही इजी रिएक्शन को बैलेंस करता है। अनुमान विधि बहुत इजी रिएक्शन को बैलेंस करता है और बहुत स्लो काम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा समय लेता है, बहुत ज़्यादा समय लेता है अपने आप में। ठीक है, और जो आंशिक समीकरण विधि होती है, ये विधि पूछिए मत, बहुत एग्जैक्ट विधि होती है, बहुत अच्छे से आंसर, इसको क्लियर आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए कम से कम आपको 3 दिन लगेंगे। 3 दिन इसको समझने में आपको अच्छे तरीके से लगेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और इन दोनों टॉपिकों को, आक्सीकरण संख्या विधि और आयन इलेक्ट्रॉन विधि को, हम लोग चैप्टर 8वें में अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि उसमें ही ज़्यादा रोल उसका है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जानेंगे तब जाके इसका रोल प्ले कर पाएंगे। तो इसके पहले की सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, फिर चैप्टर 8 में इनका हम यूज़ देखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें कि अनुमान विधि और आंशिक समीकरण विधि हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, और ये जो अनुमान विधि है, हीट एंड ट्रायल विधि, इससे सारे क्वेश्चंस, मतलब कि सभी क्वेश्चंस नहीं आ पाएंगे, मतलब कुछ इजी रिएक्शन होता है उसी को सोल्यूशन कर पाता है। ठीक है, कुछ इजी रिएक्शन होता है उसी को क्या करता है, वो समीकरण को बना सकता है। नहीं तो मैं आपको 2 एग्जांपल दे देता हूँ, इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा 2 एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोग घर पे करिएगा इसको। जैसे Cu + HNO3 gives CaNO3 twice NO2 + H2, और एक है Cu + HNO3 gives CaNO3 twice और प्लस NO + H2। तो देखिए, इसको घर पे कीजिएगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देगा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसको थोड़ा होमवर्क है, आप लोग घर पे ट्रायल कीजिएगा। ठीक है, अनुमान विधि से इतना जल्दी नहीं आ पाएगा। तो कुछ ऐसी विधि होती हैं कि जो इतना आसानी से नहीं आ पाती हैं, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। आप कोई भी रिएक्शन दे देगा ना, आप तुरंत बना पाएंगे उन चीज़ों को। तो आइए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? अनुमान विधि। क्या पढ़ेंगे? अनुमान विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पे दे रहा है पहला क्या? अनुमान विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो इस विधि का कोई निश्चित समय और कोई निश्चित नियम नहीं है। देखिए, जो अनुमान विधि है, हीट एंड ट्रायल मेथड, इस विधि का कोई निश्चित नियम नहीं है। मतलब कोई निश्चित नियम का मतलब कोई एक ऐसा फार्मूला नहीं है कि उस फार्मूला पर लिख दे तो आंसर सेम आ जाएगा, नहीं। इस विधि का कोई निश्चित नियम नहीं होता है। इसका नाम ही अनुमान विधि, मतलब कि आप उसको अनुमान लगाते रहिए। हाँ, इसको ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, वो कर देंगे तो ये हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा तो फिर इसको ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसी तरह आप करते रहेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता, ये बात जानना जरूरी है। नोट में क्या लिखा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय किसी अभिकारक अथवा उत्पादों का रासायनिक सूत्र सुविधा के लिए परिवर्तित नहीं करते हैं। ठीक है,
तो अभिकारक तथा उत्पादों का रासायनिक सूत्र सुविधा के लिए परिवर्तित नहीं करते। मतलब जैसे H2O आ गया, तो H2O देखिए यहाँ पे H2 आ गया, तो ये नहीं कि इधर भी ऑक्सीजन अगर 2 दे दिया जाए, ठीक है। देखिए जैसे ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ये नहीं कि ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 कर दें, ये नहीं करना है। उनके सूत्र सुविधाओं के लिए परिवर्तित नहीं करते हैं। यह 2 यहाँ नहीं लगाना है, 2 यहाँ लगाना है। भले ही यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो जाए, मंजूर है, लेकिन यहाँ पे नहीं कि 2 यहाँ पीछे लगा दूँ, ऑक्सीजन 2 इधर भी ऑक्सीजन 2, तो यह गलत माना जाता है। ठीक है, आपको लगाना होगा तो 2 आगे लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है नोट में, तो इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं हम, तो संतुलित करते समय किसी भी अभिकारक उत्पादों का जो रासायनिक सूत्र होता है सुविधा के लिए परिवर्तित नहीं करते हैं। ना कि सुविधा करने के लिए इधर ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए बस इसके पीछे ही 2 जोड़ दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, ये नोट में देखिए। इस विधि को मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ नियम दिए हुए हैं, स्टेप दिए हुए हैं, उसको फॉलो करते हुए आप कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला दिया है यहाँ पे, क्या पहला यह है कि अभिकारकों और उत्पादों के संकेतों एवं सूत्रों को दर्शाते हुए ढांचा समीकरण लिखते हैं। मतलब पहला ये चीज़ है कि कोई भी समीकरण आपको संतुलित करने के लिए देगा तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के इस तरह आपको देगा। भाई कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए देगा तो इसी स्ट्रक्चर तो देगा ही देगा, जिसमें अभिकारक और उत्पाद रहेंगे। ठीक, जैसे अभिकारक है, अभिकारक मिलकर उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई एक ढांचा स्ट्रक्चर बना के आपको देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा नियम क्या है यहाँ पे, दूसरा यह है कि यदि कोई गैस ऑक्सीजन, चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हो गया कि स्ट्रक्चर आपको मिलेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। इसके बाद दूसरा नियम क्या कह रहा है, इसके बाद दूसरा जो स्टेप फॉलो करेंगे वो चीज़ क्या है। चलिए देखिए, दूसरा है कि यदि कोई गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि है तो उसे परमाणुविक रूप में लिखते हैं। परमाणुविक रूप मतलब कैसे, कि जैसे ऑक्सीजन है, O2 है तो उसको O में लिख दीजिए, N2 है तो N में लिख दीजिए, H2 है तो इसको H में लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि बैलेंस करने में सुविधा होती है। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे यहाँ पे Zn है, जिंक है, HCl है, हाइड्रोजन है, जिंक क्लोराइड है, तो ऐसे देखिए अलग अलग लिखा है, तो बैलेंस करने में आपको सुविधा होगी, ये चीज़ कह रहा है दूसरा। फिर तीसरा क्या स्टेप फॉलो करना, मतलब तीसरा नियम क्या होता है कि ऐसे सूत्र जिनमें अधिकतम संख्या में तत्व होते हैं का पहले चयन करते हैं एवं उनमें उपस्थित परमाणु को संतुलित करते हैं। जब आप रासायनिक समीकरण देखेंगे तो उसमें सबसे पहले अधिकतम संख्या वाले एलिमेंट्स को ही आप चुनें, जो अधिकतम उसका आपका परमाणु संख्या जिसका अधिकतम हो पहले उसको चुनें, पहले उसको बैलेंस आप करें, उनके परमाणुओं को क्या करें आप बैलेंस करें, तो सुविधा के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको वही करना है कि जिसकी परमाणु संख्या सबसे अधिकतम होगी उसकी परमाणु संख्या को पहले आप संतुलित कीजिए, ये तीसरा नियम कहता है। और चौथा यह चीज़ है कि यदि उपयुक्त विधि सफल नहीं होती, उपयुक्त विधि मतलब कि जो यह विधि अधिकतम जो परमाणुओं की संख्या को संतुलित कर रहे हैं, अगर वह विधि सफल नहीं होती है तब ऐसे तत्वों के परमाणुओं को रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ संतुलित करते हैं जो कम बार आए हों। मतलब अगर ज़्यादा परमाणु वाले संख्या को संतुलित करते हैं, अगर नहीं होता है तो कम वाले हम लोग तत्वों के परमाणु संख्या को संतुलित करना स्टार्ट कर देंगे। ये नहीं कि बस उसी में बिजी रहें। ठीक है, तो ये दोनों नियम फॉलो किया जाता है। अगर बड़ा वाला तत्वों का जो परमाणु संख्या एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर नहीं हो पा रहे हैं तो छोटे वाले परमाणु संख्या को बराबर करना अब तुरंत चालू कर दें। इसके बाद पांचवा नियम है कि सरल गैस के परमाणु को अंत में संतुलित करते हैं। जो H2 होता है, O2 होता है, N2 होता है, इसको लास्ट में किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, लास्ट में, अंत में इसको करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये छठवां है, जब संतुलित हो जाए तो समीकरण को आणविक रूप में बदलते हैं। जब संतुलित हो जाए तो समीकरण को क्या करते हैं, आणविक रूप में लिख देते हैं। ठीक है, जब वो सब कुछ हो जाए तो उसको एक लास्ट स्ट्रक्चर में उसको आणविक रूप में लिख देंगे। ठीक है, कि हाँ ये संतुलित हो गया है। ठीक है, तो यह कुछ स्टेप है, इसको फॉलो करते चलना है आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं उस समीकरण को। ठीक है, तो चलिए पहला है, मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे Al4C3, ठीक है, H2O के साथ अभिक्रिया करके बना देता है आपका AlOH थ्राइस प्लस CH4। ठीक है, अब इसको हमको संतुलित करना है। एल्युमिनियम देख लीजिए, एल्युमिनियम यहाँ पे 4 है, सबसे बड़ा वाला इसे उठाएंगे। एल्युमिनियम यहाँ 4 है, यहाँ एल्युमिनियम 1 है, इसको 4 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। तो एल्युमिनियम 4 हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अब हमको करना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे
हाँ, अब बात आया यहाँ पे कि ऑक्सीजन को लेकर। ठीक है, किसको लेकर? ऑक्सीजन को लेकर। पहले कार्बन देख लीजिए। कार्बन ये कितना है यहाँ पे? 3। और यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। तो 3 कार्बन बनाने के लिए यहाँ कर देंगे। तब 3 यहाँ करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तब हाइड्रोजन इसमें 12 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे? 12। तो 12 हाइड्रोजन इधर हो गया। और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। 12 हाइड्रोजन इसमें भी। तो 12 12 24। टोटल इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया? 24। तो टोटल हाइड्रोजन इधर 24 है, इधर 2 ही हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन को 24 बनाने के लिए यहाँ पे 12 लगा देंगे। तो ये भी आपका 24 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 12, इधर भी ऑक्सीजन 12 ही है। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 को गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 चौको 12। तो ऑक्सीजन भी 12 आ गया, हाइड्रोजन भी 24 आ गया, इधर भी ऑक्सीजन 12 आ गया, और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन जो है 24 आ गया, एल्युमिनियम 4 आ गया। एल्युमिनियम 4 जैसे आप ही देख लीजिए यहाँ पे एल्युमिनियम इधर भी 4, इधर भी 4। कार्बन इधर भी 3, कार्बन इधर भी 3। ऑक्सीजन इधर भी 12 और ऑक्सीजन इधर भी 12। देखिए 3 एकम 3 3 चौको 12, ऑक्सीजन इधर भी 12। हाइड्रोजन 12 दूनी की 24, इधर भी 24 और हाइड्रोजन इधर भी 24। अब ये आपका जो समीकरण है वो क्या हो गया? संतुलित हो गया। ये समीकरण जो है क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार हम लोग इसको संतुलित करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एक प्यारा सा, और कमेंट कर दीजिए कैसा वीडियो लगा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।